हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके, जैसे कि स्केड्यूल में है आपका केमिस्ट्री 135, जो कि सेकेंड ईयर का कोड है। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा, BCSCT 135, जिसमें हम सॉल्यूशन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन 2। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको PYQs कौन से कोड के चाहिए मुझे बता दीजिए, क्योंकि 133 के PYQs मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके अलावा अब जो आपको PYQ चाहिए, मुझे लगता है केमिस्ट्री 149 के मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और फिजिक्स 143 के भी लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो बताओ मैं कौन सा लेके आऊँ, जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर आपके फिजिक्स के, ठीक है, PYQs सीरीज़ में। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बता दीजिएगा। एंड इसके अलावा मैं आपका नवंबर से स्टार्ट कर दूंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, और हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फिजिक्स का हो गया था डिले, अगर मेरे पास हुआ तो मैं मॉर्निंग में फिजिक्स कर दूंगी। देन उसके बाद आपका केमिस्ट्री 135 कल भी है तो फिर हम कल कर लेंगे, ठीक है। और जू का ख़त्म होने के बाद हम बॉटनी जू 133 स्टार्ट करेंगे एंड केमिस्ट्री 131 भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ अब आज की वीडियो एंड विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट द गाइस। ओके, सो हम हैं कि सॉल्यूशन 2 करने वाले, यानी यूनिट नंबर 2 करने वाले, ठीक है। तो लेट्स चलते हैं यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज यूनिट 2, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में है आपका सॉल्यूशन 2, यानी आपके सॉल्यूशन में और भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी रहती है, तो इसीलिए यूनिट 2 एक सेपरेट यूनिट बना दिया गया है BSc ने, ठीक है। सेकेंड ईयर का कोड है आपका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप हर एक चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानते हो कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। देन उसके बाद आप देखोगे कि इसमें पढ़ोगे क्या, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। आपको मैंने बताया एक होते हैं मिसिबल लिक्विड, एक होते हैं पार्शियली और एक होते हैं इमिसिबल, ठीक है। 3 टाइप के लिक्विड होते हैं। एक होता है मिसिबल। मिसिबल का मतलब जो कि एक दूसरे में मिल जाएं, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हैं हम, ठीक है। लाइक उसी तरीके से पानी को नमक में डाल दो, ठीक है, ऐसा प्रोपोर्शन डालना, यानी कि पानी आपने 2 बूंद ले ली, नमक डाल दिया, फिर कहोगे यार ये तो मिसिबल ही नहीं है। बिल्कुल अच्छे प्रोपोर्शन में लो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिलाओ और सॉल्यूशन बनाओ। तो सॉल्यूट क्या होना चाहिए आपका, नमक जो कि कम प्रोपोर्शन में होता है, एंड आपका सॉल्वेंट होना चाहिए पानी जो कि ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है। जब आप पानी को नमक में डालेंगे, है ना, पानी को नमक में, नमक को पानी में, कैसे भी डाल लो, फिर उसको मिला दो, दैट इज मिसिबल सॉल्यूशन या फिर मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मिसिबल का मतलब होता है कि आपके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, कंप्लीटली मिसिबल ना हो, कंप्लीटली सॉल्युबल ना हो, ऐसे लिक्विड्स को हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। उसके अलावा होता है इमिसिबल। तो मैं इमिसिबल के बारे में बात कर लेती हूँ। इमिसिबल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही घुलते नहीं है, राइट, एक दूसरे में मिलते नहीं है, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, वाइब्स नहीं मैच करेगी तो फिर ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रू लव कौन सा है आपका, मिसिबल लिक्विड्स का। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पढ़ना है, ऐसा टेम्परेचर जिसको आप बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है। बढ़ाने या घटाने से पार्शियली मिसिबल लिक्विड पे क्या फर्क पड़ता है, उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या इफेक्ट होता है आपकी इम्प्योरिटी ऐड करने पे, ठीक है, पार्शियल मिसिबल ऑफ लिक्विड्स में इम्प्योरिटी को ऐड करने में क्या इफेक्ट है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको मैंने बताया जैसे कि पढ़ना इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, क्या पढ़ना है, इमिसिबल लिक्विड पेयर्स। इमिसिबल लिक्विड पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सॉल्युबल ना हो, ठीक है, जो कि सॉल्युबल ना हो, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे स्टीम डिस्टिलेशन, मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं एंड ऑल जो भी है वो हम स्टीम डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ोगे नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लो, वेरी इंपॉर्टेंट आता है पेपर में, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगता है। नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लो, डिसोसिएशन पढ़ेंगे आप, एसोसिएशन पढ़ेंगे। डिसोसिएशन का मतलब तोड़ना, एसोसिएशन का मतलब बनाना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन देखोगे कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लो आपका लगता है जी, ठीक है। तो उसके बाद आपका चैप्टर ये खल्लास हो जाएगा ना। आई होप कि मैं आज ही खल्लास करके जाऊँ इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, वी आर खलनायक, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में इसने बोला है कि आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड सिस्टम के बारे में, यानी ऐसे लिक्विड जो कि कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे पार्शियली मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड सिस्टम, partially and completely miscible liquid system. Under partial miscible liquid system we will describe variation of their miscibility with the temperature. तो जो आप मिसिबल इमिसिबल वाले के बारे में पढ़ोगे, यानी कि पार्शियली मिसिबल के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये देखना है कि जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तब तब क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है, क्या वेरिएशन आते हैं, क्या पानी घुल जाता है, क्या पानी नहीं घुलता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं करता है। इस टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, क्या क्या वेरिएशन आएंगे, उस चैप्टर को पढ़ना है। देन उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, व्हाट इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इसको पढ़ना है। कंप्लीटली मिसिबल सिस्टम विल डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ोगे एज वेल एज स्टीम डिस्टिलेशन एंड उसके अलावा प्रिंसिपल, ठीक है।
उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिर आपको पढ़ना है नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लो। फिर आप देखोगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर आप देखोगे कहाँ पे सॉल्यूशन आपका सोल्यूट डिसोशिएट हो रहा है, कहाँ आपका सोल्यूट एसोशिएट हो रहा है, एक दूसरे में हो रहे हैं या अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। फाइनली हाईलाइट करना है आपको एप्लीकेशन, किसके एप्लीकेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन लो के। उसके बाद देखोगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका प्रिंसिपल देखेंगे। फिर इन यूनिट में, इन द नेक्स्ट 2 यूनिट स्टडी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेज इक्विलिब्रियम के बारे में आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट यूनिट्स में। सो दिस इज क्लियर ऑल एवरीवन, ठीक है। तो काश हम लाइव होते तो फिर मैं आपसे पूछ सकती थी, स्टिल हम नहीं पूछ सकते, चलिए तो फिर खुद से ही बात कर लेंगे। तो आ जाते हैं हम इस पे, जिसमें हमें पढ़ना है पार्शियली मिसिबल लिक्विड सिस्टम। सम लिक्विड्स आर डू नॉट फॉर्म सॉल्यूशन इन ऑल कंपोजिशन। ऑल कंपोजिशन का मतलब है कि पूरा कंपोनेंट आपका, जो कि 2 आपके लिक्विड्स दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे में कम घुलते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे में कम घुलते हैं। लाइक आपकी कुछ ना कुछ वाइब्स मैच करेगी, कुछ ना कुछ वाइब्स मैच नहीं करेगी, ठीक है। अगर उसने बोला कि ये सही है तो दूसरा बोलेगा ये गलत है, लेकिन ज़्यादातर आपकी होगी कि सही सही दोनों ही बोल रहे हैं, राइट। तो ये लाइक एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि पार्शियली मिसिबल होती है। पार्शियली मिसिबल होती है, कंप्लीटली मिसिबल वाले ट्रू लव होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं इनके चांसेस हैं ब्रेकअप होने के, चांसेस बनते हैं। पर आपके जो कंप्लीटली इमिसिबल होते हैं यार, उनका तो चलो चलना ही नहीं है यार, ब्रेकअप ही हो जाना है, ठीक है। चलो फिर हमें कहाँ पढ़ना है, आपको पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ना है। सो हाउएवर ड्यू टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने टेम्परेचर के घटाने से बढ़ती है। दे में बिकम कंप्लीटली मिसिबल। जब टेम्परेचर बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ तो ये कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। यानी कि जब आप वेरिएशन करते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो यानी हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, हीट करो हीट करो। जब आप हीट करते हो तो ये मिसिबल की तरफ जाते हैं, यानी कि फिर ये लाइक जब सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। यानी जब आप हीट करोगे, टेम्परेचर एज अ सपोर्ट ऑफ फैमिली है, तो फैमिली अगर सपोर्ट करती है तो आप लोग एक दूसरे में मिलेंगे, ठीक है। लाइक फिर तो ट्रू लव बन जाता है वो, ठीक है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो फिर पार्शियली मिसिबल यानी ब्रेकअप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे बस समझाने का मेरा तरीका था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है मेरी वीडियो को। चलिए, तो वी कैन अंडरस्टैंड सच अ सिस्टम यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रू लव है, या फिर ब्रेकअप वाला लव है, या फिर चलने वाला ही लव नहीं, ठीक है। चलो चलो, तो हम लेते हैं फिनॉल एंड वाटर। हमने लिया फिनॉल एंड वाटर। आपने के लिए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनॉल इज एज इट वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे रख के बैठे हो आप, आपने फिनॉल लिया, पानी लिया, पानी में फिनॉल मिला रहे हो, धीरे 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 करना है, ठीक है, धीरे धीरे आपने रूम टेम्परेचर में मिलाया। इट डिजोल्व कम्प्लीटली टू गिव अ सिंगल लिक्विड फेस। तो ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया यार, ठीक है। यानी रूम टेम्परेचर पे जब आपने फिनॉल को पानी में मिलाया, स्मॉल अमाउंट मिलाया, अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ नमक भी मिला लो अगर आप पानी में, तो घुल जाएगा ना। इस तरीके से फिनॉल को अगर आप पानी में, दोनों लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर आपका नमक हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या है, दोनों लिक्विड है। हमें क्या करना है, लिक्विड के बारे में बात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। किसको ऐड कर रहे हैं, फिनॉल को हम पानी में ऐड कर रहे हैं। हमने फिनॉल को पानी में ऐड किया, कब ऐड किया, जब रूम टेम्परेचर से एकदम प्यारा सा टेम्परेचर, तो कंप्लीटली एक सिंगल लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। व्हेन द एडिशन इज कंटिन्यू, आप और ऐड करते जा रहे हो। अब आपको गुस्सा चढ़ गया यार, चल ठीक है एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, खाली ही बैठे हैं हम। तो आपने क्या किया, एडिशन कंटिन्यू करे जा रहे हो। पॉइंट इज रीच व्हेन फिनॉल डज नॉट डिजोल्व एनी मोर। ऐसा पॉइंट आएगा जब फिनॉल आपका डिजोल्व ही नहीं हुआ, फिनॉल का अमाउंट ज़्यादा हो गया। इस पॉइंट पे आपके 2 फेजेस बन जाते हैं। यानी जब देखो डिजोल्व हो गए, यानी कि एक दूसरे में मिल गए, तो एक लाइक 2 जिसमें एक जान, तो एक जान बन गई थी। लेकिन अब जब आप ज़्यादा ही ज़्यादा फिनॉल को मिलाने लग गए थे तो 2 फेजेस अलग अलग हो रहा था। मतलब दिखाई दे रहा है फिनॉल कौन है और वाटर कौन है। 2 लिक्विड्स लेयर्स बन जाती है, ठीक है। तब वाटर सेचुरेट हो जाता है फिनॉल के साथ, एंड द अदर कंटेनिंग फिनॉल सेचुरेटेड विद वाटर, ठीक है। तो फर्दर एडिशन ऑफ फिनॉल से आपका पानी जो होगा, ठीक है, वाटर शिफ्ट टू वाटर रिच लेयर, एंड फिनॉल रिच लेयर जो होती है वो आपकी शिफ्ट हो जाएगी किसमें, रिच लेयर में। कैसे 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 कैसे, देखो आपने क्या किया, ये मान लो आपका पानी पानी है, पानी आपने ऐड किया फिनॉल, जब प्यार से ऐड किया था आपने, तो फिर ये घुल करके एक सिस्टम बना लिया, और ऐड किया फिनॉल, ऐड किया एक ऐड करते 2 लेयर फॉर्म हो गई। यहाँ पे आपका बन गया वाटर रिच लेयर, यहाँ पे बन गया आपका फिनॉल रिच लेयर। तो वाटर रिच लेयर जो है ना वो शिफ्ट हो गई, यानी वाटर जो है खत्म हो गया। अब जो फिनॉल आपने बहुत सारा डाल दिया है, यानी पानी तो इतना ही थी, फिनॉल आपने बहुत सारा डाल दिया, तो ये वाटर रिच लेयर से फिनॉल रिच लेयर बन गई है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो देखो
तो फाइनली हमें पता क्या चला, इफ द एडिशन ऑफ फिनॉल इज कंटिन्यू अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन फिनॉल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो ऐसा पॉइंट आएगा कि फिनॉल जो आपका सॉल्यूट हुआ करता था वो आपका सॉल्वेंट बन जाएगा और वाटर प्रेजेंट होगा, दो फेजेस मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में और सिंगल फेज बना लेते थे, सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। ठीक है, फिर क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनॉल। फिर आप दोनों को शेक करो, शेक शेक, तो वॉल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर दो लेयर्स बन जाएगी एक दूसरे में, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, फिनॉल एंड वाटर, सैचुरेटेड वाटर इन फिनॉल। तो पानी जो है अब फिनॉल में सैचुरेट हो करेगा, यानी कि जो आपकी वाटर रिच लेयर थी, आपने फिनॉल इतना ज़्यादा ऐड कर दिया कि पानी की कमी ना हो गई है, अब फिनॉल ज़्यादा ना बढ़ गया है, तो फिनॉल बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल रिच लेयर। ठीक है, तो दिस इज द लाइक इमिसिबल। ठीक है, तो ये मैंने बताया। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पे क्या बात करना चाह रही थी। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब दो कंपोजिशन यानी कि दो लेयर्स की कंपोजिशन होती है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है, रिमेन्स कांस्टेंट एज टू फेज आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको देखने कंपोजिशन जो होती है, दोनों जो लेयर्स होंगी, दोनों लिक्विड्स की लेयर्स होंगी, उनका कंपोजिशन जो होगा वो रिमेन सेम रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन में क्या, ध्यान से सुनिएगा, तो अर्ज किया है सच सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन विद ईच अदर एज टर्म एज कॉन्जुगेट सॉल्यूशन। डिफरेंट कॉन्जुगेशन का मतलब है, मान लो आपके पास वाटर है, वाटर कंपोजिशन क्या होगा, 2:1, यानी दो आपके हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, इसको मैं बोलूँगी कंपोजिशन। तो अगर पानी और फिनॉल को आपने 1:1 की रेशियो में डाला है, ठीक है, कंपोजिशन इज डिफरेंट, सर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, मान लो 2:1 रेशियो में था पानी और फिनॉल, को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको हम कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अब क्या करना है, देखो फिर से कुछ हम फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनॉल वाटर चेंज द वॉल्यूम ऑफ टू लेयर्स एंड नॉट देयर कंपोजिशन। तो आप छोटा सा जब अमाउंट पानी का डालते हो, छोटा सा अमाउंट अगर फिनॉल का पानी में डाल रहे हो, उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, क्योंकि वो भी तो लिक्विड है, फिनॉल लिक्विड है, तो पानी बढ़ रहा है, वाटर भी लिक्विड, दोनों लिक्विड का कंपोजिशन क्या हो रहा है, लिक्विड बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर कंपोजिशन में उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बिहेवियर जो होगा रिमेन सेम रहेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ना कि कंपोजिशन बढ़ता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ना कि कंपोजिशन बढ़ता है। मान लो आपका टेम्परेचर पहुंच गया 273 आपका रूम टेम्परेचर है और आपने पहुंचा दिया 338.8 केल्विन, तो कंपोजिशन जो होगा दोनों लिक्विड्स का बिकम्स आइडेंटिकल। कंपोजिशन के बारे में मैंने बताया कि कंपोजिशन जो है वो आपका कुछ ना होता, आइडेंटिकल होगा। दो लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल हो चुके हैं जब आपका टेम्परेचर 338 केल्विन से आपने ऊपर बढ़ा दिया। जब आप ऊपर बढ़ा दोगे, ठीक है, फिनॉल एंड वाटर डिजोल्व हो गए उस प्रोपोर्शन में, जब आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया, ठीक है, जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 338 केल्विन कर दिया, अबव 338, यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर उसने मान लिया कि 338 केल्विन आपका है, जहाँ पे आपका कंप्लीटली मिसिबल हो जाना है। तो अगर उससे आपने बढ़ा दिया तो फिनॉल एंड वाटर एक दूसरे में मिल जाएंगे सारे प्रोपोर्शन से और एक सिंगल लेयर बना लेंगे, एक मिक्सिंग करके। इस वेरिएशन म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी फिनॉल आपका टेम्परेचर यहाँ पे शोन किया हुआ है, ठीक है, शो किया हुआ है। तो किस तरीके से देखो, सो गाइज ये आपका क्या है, फिनॉल की जो है कंपोजिशन 0% है यहाँ पे, और ये आपकी वाटर की कंपोजिशन 100% है। इधर आपका फिनॉल का कंपोजिशन ज़्यादा है, वाटर का कंपोजिशन, यहाँ पे वाटर का कंपोजिशन ज़्यादा है, यानी ये लेयर जो है आपकी वो क्या है, वाटर रिच लेयर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है यार कि वाटर की कंपोजिशन 100% है, तो ये वाटर रिच लेयर है। आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, ये 338 केल्विन पे जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया इस लेयर में, इस टाइम में आपका ये क्या था, फिनॉल का लेयर, ये आपके क्या थी, वाटर का रिच लेयर। तो मैं इसको फिनॉल रिच लेयर कहूँगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फिनॉल की यहाँ पे कंपोजिशन 100% है, तो यहाँ पे फिनॉल रिच लेयर कहूँगी, इधर वाटर रिच। तो एक ये डोम शेप का डायग्राम बनेगा इस टेम्परेचर पर, जहाँ पे 338 केल्विन है, यहाँ पे 1 लेयर बना लेते। ओ माई गॉड, 1 लेयर मतलब कि दोनों मिक्स हो चुके हैं। 338 केल्विन के ऊपर आने के बाद ये दोनों मिक्स हो चुके हैं, 1 लेयर बना चुके हैं। तो ये डायग्राम आपका शो करता है कि मिसिबल कहाँ पे हुआ है। ठीक है, फिनॉल वाटर सिस्टम, कंपोजिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 लेयर क्यों है, क्योंकि इधर क्या है आपका फिनॉल रिच लेयर, इधर क्या है आपका वाटर रिच लेयर, तो यहाँ पे आपके 2 लेयर्स हैं। ठीक है, तो चलो इसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो हमारे पास आएगा निकल करके वो देखेंगे। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो 325 केल्विन, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो पॉइंट ए है वो 325 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो चलो हमने देख लिया। रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ फिनॉल इक्विलिब्रियम है द फर्स्ट लेयर है, इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद देखो कौन सा लेयर है, कंपोजिशन ए वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका A1 वाला, वो क्या है, फिनॉल रिच लेयर। मैंने अभी आपको बताया ये वाला क्या है, वाटर रिच लेयर है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर आपका 338 केल्विन से बना रहे, तो दोनों लिक्विड जो हैं आउटसाइड की तरफ, ठीक है, दोनों लिक्विड आउटसाइड की तरफ, ठीक है,
सीन एट टेम्परेचर। तो दोनों लिक्विड, डोम शेप का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है आपके दोनों लिक्विड जो है आउटसाइड की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल लिक्विड फेज को, यानी कि वन लेयर यहाँ पे बना रहा है सिंगल लिक्विड। जो मैंने बाहर की तरफ बनाया ना वो सिंगल लिक्विड है। तो द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द बी पॉइंट, तो उसको बी पॉइंट मान लिया हमने। द टेम्परेचर एंड एट विच सॉल्युबिलिटी बिकम्स कंप्लीट, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो जाती है उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं या फिर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर डेफिनेशन आ गई, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे आपका फिनॉल और वाटर एक पोजीशन पर आकर एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, कंप्लीटली उनकी सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पार्शियली मिसिबल थे। तो दोनों क्या आ गए, एक जगह पर, एक पॉइंट पर, एक ऐसे टेम्परेचर पर मिल करके सॉल्युबल हो चुके हैं कंप्लीटली, उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सिंस इस टॉपिक को छोड़ दो, नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट मास ऑफ लेयर एंड ऑल, कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे। तो देयर आर सम लिक्विड पेयर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे लिक्विड पेयर के बारे में जो आपका बनता है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि पेपर में आता है आपके। देयर आर सम लिक्विड्स लाइक ट्राई इथाइलमीन वाटर, ठीक है, ट्राई इथाइलमीन एंड वाटर फॉर्म विच म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, यानी कि इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। एज अ टेम्परेचर डिक्रीज म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एंड बिलो द कॉन्सोलेट टेम्परेचर, ठीक है। देखो ट्राई इथाइलमीन वाटर, ये दो आपके लिक्विड्स हैं, ये एक ऐसे म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी है इनकी, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये डिक्रीज हो रही है। तो जैसे ही डिक्रीज हो रही है तो इनकी म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो इंक्रीज होती है और कहाँ चली जाती है, बिलो द कॉन्सोलेट टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ट्राइग्राम बनता है। तो लाइक ये शो हो रहा है ना आपको, देखो। तो मैंने मान लो आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये देखो, इससे नीचे की तरफ डायग्राम बनी, यहाँ पे दो लेयर्स थी, यानी आपका फिनॉल एंड वाटर, सॉरी ट्राई इथाइलमीन एंड वाटर है, ये दोनों के दोनों आराम से आ रही थी। ये नीचे की तरफ ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो कहाँ पे बन रही है ये, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर वन लेयर बन रही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन सा एग्जाम्पल आपका आता है कि बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, वहाँ पे आपकी वन लेयर बनती है, यानी सोल्यूबल कहाँ पे हो रहा है, बिलो द टेम्परेचर में। तो बिलो द टेम्परेचर में एक लेयर बना रहा है, तो उसमें एग्जाम्पल है ट्राइथाइलमीन एंड वाटर का, ठीक है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक। अब देखो क्या होता है, अबव 295 ऑन शेकिंग ट्राइम था। अब इन दोनों को आप दो लेयर्स बन जाती है, जब इससे ऊपर की तरफ शेक करते हैं ना, यानी कि टेम्परेचर से ऊपर की तरफ करते हैं तो कंप्लीटली मिसिबल होता है दूसरे प्रोपोर्शन में। तो और भी कई सारे लिक्विड्स हैं आपके, यानी बिलो और अबव, बिलो एंड अबव। अगर अबव होगा हम उसको बोले कौन सा है आपका, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, और बिलो वाला तो आपको एग्जाम्पल पता है ट्राइथाइलमीन वाटर सिस्टम का, ठीक है, ट्राइथाइलमीन। सो आप देखो, एक मिनट, हाँ ये बिलो हो गया। देन ये वाला लेयर देखो, आपके पास ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो कि दोनों टेम्परेचर पे काम करते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, निकोटीन एंड वाटर विद शो बोथ अपर एंड लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, यानी अपर जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एक लेयर ऊपर बना लेगा, एक टेम्परेचर कम करने पे वेरिएशन आ जाएगा, नीचे भी बना लेगा, तो एक लेयर यहाँ एक लेयर यहाँ, दोनों लेयर आपके बीच में। इस तरीके का सिस्टम आपको किस में दिखाई देता है, निकोटीन एंड वाटर में, म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी। एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे देखना है आपको कॉन्सोलिड टेम्परेचर के ऊपर कौन सा बनेगा और अपर में कौन आएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हम देख रहे थे सबसे पहला वाला हमने जो डोम शेप देखा था तो आपका अपर की तरफ बन रहा था, तो उसको हम बोल रहे हैं कि आपका टेम्परेचर कॉन्सोलिड टेम्परेचर से अपर जब कर दोगे तो आपका वाटर एंड फिनॉल बन रहा है अपर। लोअर वाला कहाँ पे बनेगा, लोअर वाला बनेगा वाटर एंड ट्राइथाइलमीन का एग्जांपल ले लो, वाटर एंड निकोटीन का एग्जांपल ले लो, आपका लोअर एंड अपर दोनों की तरफ बनने के लिए। तो आपको ही बस एग्जांपल को ध्यान में रखना है कि कौन सा कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है CST वैल्यूज, जो इम्प्योरिटी ऐड करने पे आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्प्योरिटी ऐड करने पे, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल भी करेंगे। देखो, द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्योरिटी डिजोल्व इन वन और बोथ द फेजेस, ठीक है। आप मान लो आपने इम्प्योरिटी ऐड की और एक या फिर दो फेजेस में वो डिजोल्व कर रहे हैं, तो चेंज जो होगा वैल्यू का वो लिक्विड के कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। सब्सटेंस सॉल्युबल इन ओनली वन ऑफ द लिक्विड रेज द अपर CST। अगर आपने सब्सटेंस किया जो कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर की तरफ लिक्विड कर रहा है या फिर लोअर कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको सोल्यूशन लिया है सोडियम क्लोराइड का जो रेज करता है अपर CST से, फिनॉल वाटर के लिए जो कि आपका बिलो है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है CST का, नॉट मच इंपॉर्टेंट। आप देखो यहाँ पे जो आपका SAQ 1 है, यहाँ पे दो है, आपको एग्जाम्पल देना है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का, यानी लोअर वाला कौन सा है, जो आपका वाटर है ट्राई इथाइलमीन, ठीक है। ये मैंने अभी कराया आपको, इसको कर लेना।
इसके अलावा आपका क्वेश्चन बन सकता है, अपर के लिए मैंने आपको बताया था वाटर एंड फिनॉल, ठीक है, अपर वाला है वाटर एंड फिनॉल, और दोनों जो शो करता है वो कौन सा है, जो दोनों शो करता है वो है निकोटीन एंड वाटर, है ना, निकोटीन एंड वाटर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट हम देखेंगे इममिसिबल। इममिसिबल का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि इममिसिबल होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली इममिसिबल होते हैं, लिक्विड पेयर्स बोलते हैं, बट दिस इज सो लो दैट वी कैन सोल इट इनसॉल्युबल, या फिर कंप्लीटली हम उसको इममिसिबल या फिर इनसॉल्युबल बोल सकते हैं। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज लोअर ऑन द एडिशन ऑन अनदर लिक्विड। मान लो आपने एक, आपके पास कोई भी लिक्विड है, जब आप अनदर लिक्विड उसमें ऐड करते हो ना, यानी अनदर लिक्विड उसमें ऐड करते हो, तो इसका वेपर प्रेशर, जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉल्युबल इन द फॉर्मर, अदरवाइज वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आपके पास दो लिक्विड दे रखा है, मान लो आपके पास प्योर कंपोनेंट्स है, पी अगर लिखते हो आप, टोटल वेपर प्रेशर लिखते हो किसी भी प्योर लिक्विड्स का, तो टेम्परेचर होगा पी, आप लिखोगे पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, या आप लिख रहे हो प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है, ये आपका वेपर प्रेशर होता है जो कि प्योर के लिए, तो पी नॉट लगता है वेपर प्रेशर के लिए। तो अगर आपके पास दो इममिसिबल लिक्विड ए भी हैं और आप बॉईल करना चाहते हैं टेम्परेचर टी पे, तो उसको आप लिखोगे पी नॉट ए, क्योंकि बॉईल करोगे दोनों हैं, आपका दोनों होगा इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। अब टेम्परेचर और वेपर प्रेशर आपको पता है कि किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपके पास मोल्स आ जाते हैं, ए टू बी करोगे तो Na/Nb हो जाएगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब हम W एंड W यानी मासेस ले लेते हैं, किसका मास लोगे, सॉल्यूशन A एंड B का, Ma/Mb देयर रिस्पेक्टिव मोलर मास, तो Na/B, तो यहाँ पे आप लिखोगे WA/WB Ma/Mb, ठीक है, P नॉट ए बाई PB, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है निकल के वो होता है WA/WB इज इक्वल्स टू P नॉट ए Ma डिवाइडेड बाय P नॉट B Mb। तो यहाँ पे ये आपका टेक्निक फॉर स्टीम डिस्टिलेशन के लिए होता है, आपका यूजफुल होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट आपका। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो देखो स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है, आपका क्वेश्चन आ चुका है ये PYQs में। द फैक्ट दैट इममिसिबल लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट टेम्परेचर लेस दैट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट फॉर अ बोथ लिक्विड। तो जब आप टेम्परेचर को बॉइल करना स्टार्ट करते हो दोनों लिक्विड्स का, तो उसमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होती है, तब हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करें जब आप बॉयल करना चाह रहे हो। स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक लिक्विड्स को प्यूरीफाई करते हो, विच है हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है जो कि आपके इममिसिबल होते हैं पानी में। तो अगर फॉर प्यूरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं कि इम्प्योर कंपाउंड का, तो वो पहली बात तो इममिसिबल होना चाहिए। कौन से लिक्विड जो है स्टीम डिस्टिलेशन के लिए यूजफुल होंगे, पहली बात तो वाटर में इममिसिबल होना चाहिए, डिकम्पोज ना होना चाहिए टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर दो तो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, फेयरली हाई वेपर प्रेशर होना चाहिए उनका 373 केल्विन पे, और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी होनी चाहिए। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि वेपर ना बन रहा हो, ठीक है, ऐसे लिक्विड प्योर लिक्विड जो वेपर ना बने उसे हम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, इन्होंने एग्जाम्पल के लिए लिया है आपका क्लोरोबेंजीन, जिसको बॉईल करना चाहते हैं 405 केल्विन पे, यानी हाई टेम्परेचर पे भी वो डिकम्पोज ना हो। तो यहाँ पे मिक्सचर लो वाटर एंड क्लोरोबेंजीन का आप कांस्टेंट टेम्परेचर रख रहे हो 363 केल्विन पे, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर आप लगा रहे हो और फिर आप क्या कर रहे हो उसमें स्टीम पास कर रहे हो। तो लाओ प्रोसीजर देखेंगे ताकि आप ऑर्गेनिक लिक्विड को स्टीम डिस्टिलेशन से क्या करो, प्यूरीफाई कर सको। तो यहाँ पे अपरेटस दिया हुआ है आपका, जिस तरीके से आप देख सकते हो ये अपरेटस है आपका स्टीम डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अपरेटस है पूरा कंप्लीटली। तो ये आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है एंड इवन आपके PYQ का भी। द इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन इन राउंड बॉटम फ्लास्क। तो जो आपको ए फ्लास्क दिख रहा है, यहाँ पे जो ए फ्लास्क दिख रहा है, इसमें आपका इम्प्योर कंपाउंड लिया जाएगा, ठीक है, क्या लिया जाएगा, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाएगा एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। द फ्लास्क मस्ट बी कैप्ड इन अ स्लैंटिंग पोजिशन। तो आपका जो फ्लास्क होगा वो स्लैंटिंग पोजिशन में रखा जाएगा, ठीक है। फ्लास्क जो है ना जिसमें आपका है उसमें क्या रखा जाएगा, फ्लैंटिंग पोजीशन में रखा जाएगा, ताकि जो इम्प्योर लिक्विड है वो स्प्लैश ना कर पाए कंडेंसर में। तो फ्लास्क ए जो होगा अब उसको हम जेंटली हीट करेंगे, धीरे धीरे हीट करेंगे। तो स्टीम जो होगा वो कंटेन बी इज बबल। तो बी में जो होगा ना स्टीम वाला, जब आप स्टीम करोगे ना उसको कंटेनर बी में, तो वो बबल फेंकने लग जाएगा कंटेंट्स ऑफ फ्लास्क ए में। वेपर जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो स्टीम से मिक्स कर जाएगा और वाटर कंडेंसर के थ्रू एस्केप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चला जाएगा सी वाला। अब कंडेंसेट जो है वो ऑब्टेंड हो रहा है फ्लास्क एफ में। अब यहाँ पे वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिक्सचर कैन देन बी सेपरेट बाय मीन्स ऑफ सेपरेटिंग फनल। उसके बाद आपके पास जो भी मिक्सचर मिलेगा आप उसको एक फनल के थ्रू सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में देखो आपके पास मिक्सचर है ना, आप वही बिल्कुल सेम लगाते हो कि आपके पास दो प्योर वाटर है, ठीक है, डिस्टिलेशन करते हो, फिर इक्वेशन रखनी है आपको सारी की सारी, और फिर ये आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, आपके पास वाटर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, इममिसिबल है, ठीक है,
डिस्टिलेट हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर इतना दिया हुआ है। वेपर प्रेशर वाटर का आपका है 8.34। कैलकुलेट मोलिकुलर मासेज ऑफ ए, तो आपको मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मूला में आपको मैंने दिखाया था अभी, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का, ऑर्गेनिक का P नॉट वाटर एंड P नॉट है फॉर रिस्पेक्ट, टोटल वेपर प्रेशर इतना दिया है। तो P ऑफ वाटर P नॉट है टोटल वेपर प्रेशर, P नॉट ऑफ वाटर आपका है 8.35 इंटू 10⁵। P नॉट ए जो है वो कैसे निकलेगा आपका, टोटल में से आप माइनस कर दोगे वाटर को, तो P नॉट ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपने माइनस किया तो सारा निकल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है मासेस के लिए, W बाय वाटर W बाय ए, P नॉट M M A, यानी P नॉट ऑफ वाटर और M ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे P नॉट ए एंड M ऑफ ए यानी वाटर के लिए है। अब देखो 40% बाय वेट, 40% बाय वेट क्या होता है, अगर वाटर है तो 40 जितना हुआ है डिवाइडेड बाय 100 में से जितना बचा है ना 40 कर दो तो आपका 60 बचेगा। फिर आप यहाँ पे पार्शियल प्योर वाटर के प्रेशर रख लेना, ठीक है। अब आपने वाटर के लिए रखा और P ए के लिए रखा, फिर आपने वाटर लिखा और आपको मास निकालना है ए के लिए, ठीक है। अब मास ऑफ ए के लिए आप इधर से रीअरेंज कर दोगे, ठीक है। ये वाला इधर आ गया, अब यहाँ पे कितना बचा 8.34, और जब आप इसको 0 पॉइंट यहाँ पे आए और इंटू 60/40, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.137 kg मोल। अब मास जो होता है वो आपका ग्राम में होता है, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 137 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका मॉलिक्यूलर मास इस तरीके से निकल के आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। तो इस सेक्शन में आप पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब आप एक पेयर इममिसिबल लिक्विड का ऐड कर देते हो, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो एग्जांपल ले लेंगे हम, आयोडीन को मिला रहे हैं, व्हेन 2 इममिसिबल लिक्विड्स वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड अंडरस्टैंड नॉस्ट इक्वेशन को देखेंगे। तो नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है वो हमें पढ़ना है। वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड आर प्रैक्टिकली इममिसिबल होते हैं एक दूसरे में, ठीक है। कौन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर। तो जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर लेते हैं तो वो आपके इममिसिबल होते हैं एक दूसरे में, बट आयोडीन जो होता है पानी में भी डिजॉल्व हो जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी डिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो जब आप आयोडीन को ऐड करते हो इन दोनों के मिक्सचर में एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तो आयोडीन जो होता है अपने आप को इन दोनों लेयर्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है कि आपका इममिसिबल लेयर वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो लेंगे हम आयोडीन का पानी में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में, दोनों का अलग अलग लेंगे। तो मैंने C1 एंड C2 मान लिया, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो हम इसको लिख सकते हैं C1 C2 इज इक्वल्स टू K, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। K आपका कांस्टेंट है टेम्परेचर के लिए। तो देखो हमने जब ऐड किया आयोडीन को तो दोनों की तरफ लेयर बन गई, आयोडीन के साथ भी बन गई और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब देखो अगर हमने और ज़्यादा आयोडीन ऐड कर दिया तो एडेड टू द सिस्टम, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा दोनों लेयर में। तो कंसंट्रेशन जो होगा दोनों में वो ज़्यादा हो चुका है प्रीवियस केस से, तो कंसंट्रेशन C1 C2 इन वाटर एंड इसमें हो जाएगा। तो थ्रो C1 का कंसंट्रेशन हो गया, अब C1 डैश आ गया यानी C1 से बड़ा, C2 डैश आ गया उससे भी बड़ा, तो C1 बाय C2 का डैश, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, यानी अब हमने आयोडीन की कंसंट्रेशन ऐड कर दी, वो भी ज़्यादा होगी। तो C1 बाय C2 इज इक्वल्स टू C1 डैश, यानी अब की बार बड़ा वाला, और C2 डैश इज इक्वल्स टू K। तो इस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो, इट एविडेंट देन ईच केस I2 डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन 2 इममिसिबल लेयर्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 2 लेयर्स के कांस्टेंट में आ रही है, ओनली व्हेन द सॉल्यूट एक्सिड इन द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म में। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें इन दोनों लेयर्स में, तो नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर क्या कहता है वो हमें देखना है। नॉस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका कहता है कि एट अ फिक्स टेम्परेचर पे आपका एक कोई सब्सटेंस है X, वो अपने आप को 2 इममिसिबल सॉल्वेंट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे जो रेशियो आता है ना कंसंट्रेशन ऑफ X का इन 2 सॉल्वेंट में वो कांस्टेंट होता है, और X जो होता है वो सेम मोलिकुलर स्टेट में होते हैं दोनों सॉल्वेंट के। तो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँ इसको, तो K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ X जो है सॉल्वेंट A में डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ X इन सॉल्वेंट B में। K जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, वो भी पार्टीशन कोफिशिएंट भी हम बोल सकते हैं दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो आप लोग देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट डिपेंड किस पे करता है, तो आप नॉस्ट इक्वेशन लगाएंगे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पर, टेम्परेचर पर। डिस्ट्रीब्यूशन लो अकाउंट थर्मोडाइनमिक। अब हम इसका डेरिवेशन लिखेंगे, जो कि डेरिवेशन आपका आता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कौन से कोर्स से, आपने 133 में पढ़ा होगा, ब्लॉक 2 में इक्विलिब्रियम में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। सिमिलर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन का मिक्सचर ऑफ गैसेज में। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, आपके पास 2 इममिसिबल लिक्विड्स हैं, इंस्टेड मोल फ्रैक्शन की जगह सिमिलर सिचुएशन लिखोगे आप। एक्टिविटी यूज़ करोगे A, इफेक्टिव मोल फ्रैक्शन यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं, इफेक्टिव मोल फ्रैक्शन, जिसको आप A से कर रहे हो।
इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन है पूरा, बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो केमिकल पोटेंशियल आप आयोडीन के लिए लिखोगे U1 एंड U2 और फिर वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए लिख रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं U1 के बारे में लिखती हूँ, ठीक है, U1 तो आपका U1 नॉट यानी प्योर है, RT नेचुरल लॉग A1 है आपका जैसे कि मॉलिक्यूलर मोलर फ्रैक्शन, ठीक है। तो U1 के लिए अगर मैं लिखूंगी तो आप प्योर लिखोगे प्लस में RT लिखोगे, ठीक है, और नेचुरल लॉग A1 लिखोगे। अगर U2 के लिए लिखोगे सिमिलरली U2 नोट लिखोगे प्लस RT लिखोगे, नेचुरल लॉग A2 लिखोगे। ये आपके स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल्स हैं आयोडीन की वाटर में एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में एट यूनिट एक्टिविटी। A1 और A2 आपकी एक्टिविटीज़ है आयोडीन की, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप बराबर कैसे करोगे, U1 नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग A इज इक्वल टू U2 नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग। अब यहाँ से ले लो आप U2 माइनस U1, ठीक है। RT आपने क्या ले लिया यहाँ पे, RT नेचुरल लॉग A माइनस RT नेचुरल लॉग A2। अब देखो RT आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक। नेचुरल लॉग A1 बाई A2 यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो आपका जो U1 नॉट है ना और एंड जो आपका दूसरा है U2 नॉट, ये डेरिवेशन आएगी तो इसको अच्छे से समझिएगा और ये लिखना है, ठीक है। कांस्टेंट कर दोगे तो आपका R भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, जब ये सारे कांस्टेंट हो गए, R भी कांस्टेंट, U1 U2 भी कांस्टेंट, तो बचेगा आपके पास A1 बाई A2, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। देयर इज अनदर फॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लो एट लो कंसंट्रेशन। अगर आपकी लो कंसंट्रेशन है, एक्टिविटी को हम कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यानी कि A1 बाई A2 अभी आपका लो कंसंट्रेशन होगा तो हम उसको C1 बाई C2 लिख देंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है आपका, K हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होता है नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लो, इस तरीके से आता है। अब हम डिसोसिएशन देखेंगे सॉल्यूट को इन वन ऑफ द सॉल्वेंट में, ठीक है। यानी सॉल्यूट को डिसोशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री 133, जिसके पास है उसको पता ही होगा कि हमने डिसोशिएशन पढ़ा था। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सॉल्यूट X लिया जो कि अनडिसोशिएट है अभी फेज 1 में, यानी अभी डिसोशिएट नहीं करना। हमें अज्यूम करना है कि कंसंट्रेशन जो है फेज 1 में वो C1 है, ठीक है। फेज 1 में C1 है, फेज 2 में अब डिसोशिएट हो गया A एंड B में। अब आपके पास कोई A था, ठीक है, आपने उसको A एंड B मतलब कोई भी सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन है A एंड B में, बाद में ये फेज 1 में जिसका कंसंट्रेशन C1 है, फेज 2 में ये डिसोशिएट हो गया जिसको हमने C2 मान लिया टोटल कंसंट्रेशन फेज 2 बिफोर डिसोशिएशन। एंड A जो है वो डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है, तो हम कैसे लिखेंगे, आपका X है A प्लस B में डिसोशिएट हुआ तो ये आपका क्या हो गया C2A, ये अनडिसोशिएटेड पार्ट है, और जो X है वो डिसोशिएट हो गया है, इसीलिए मैं उसको 1 माइनस अल्फा लिखूंगी। अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन होता है। सो उसके बाद क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल X फेज 2 में वो हमने लिखा C2 1 माइनस अल्फा। सो एज पर पार्ट जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अभी पढ़ के आए हो उसके लिए आपने क्या, कंसंट्रेशन ऑफ X इज फेज 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ X इन फेज 2। तो फेज 1 में क्या हो जाएगा आपका C1, फेज 1 में आपका C1 था क्योंकि अभी वो डिसोशिएट नहीं हुआ है। फेज 2 में आपका क्या हो जाएगा C2, ठीक है, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अगर आप एग्जांपल के थ्रू इसे समझना चाहते हो तो यहाँ पे आपका C1 एंड C2 जो भी कंसंट्रेशन दिया होगा फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। एक ऑर्गेनिक एसिड है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन ये 1 डेसीमीटर और एक और है S, पानी एंड वाटर है, ठीक है। कंसंट्रेशन एसिड एक्वस लेयर में आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है C1, ऑर्गेनिक लेयर में ये दे रखा है C2। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट एसिड बिटवीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट यानी अल्फा, ठीक है, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट, एक सेकंड, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन कफिशिएंट K, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिड इन वाटर, ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको। अज्यूम करना है कि आपका कोई भी चेंज नहीं आया है, तो कैसे लिखोगे, आपको मैंने बता दिया कि आपने C1 एंड C2 लिखा हुआ है, ये आपका 0.6 K है, K C1 बाई C2 1 माइनस अल्फा, यही था फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा K, ये आपका C1 बाई C2 और 1 माइनस अल्फा, तो हो गया ये आपका, ठीक है। इस तरीके से आप 1 माइनस अल्फा करोगे, यहाँ से 1 माइनस अल्फा इस तरीके से लाओगे, इसको सॉल्व करोगे, दोनों इंटरचेंज होंगे, देन 0.75 आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपके 0.75 आ गया, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0.75 आया। तो अगर मुझे अल्फा निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस 0.75 कर दूंगी। तो अगर मैंने इसको कर दिया तो 0.25 आ गया। अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब आपको पढ़ना है एसोसिएशन। सो नाउ एसोसिएशन कैसे होता है, X बी द सॉल्यूट ले लेते हैं जो कि डिसोशिएट नहीं हुआ, नहीं एसोसिएट हुआ है फेज 1 में। फिर उसके बाद C1 ले लेंगे सेम, और फेज 2 में आप ले लेंगे मॉलिक्यूल को Xn, ठीक है। C2 है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन
फेज़ 2 में और कोई एसोसिएशन नहीं हुआ है। ए जो है आपका फ्रैक्शन ले लेंगे, फिर आप देखो कैसे NX से आपका XN बना है, तो C2 1 माइनस अल्फा, C2 है अल्फा बाय N फॉर दिस। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें सेम आपको एसोसिएशन में लिखना है, C2 है और ये XN हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ X इन फेज 1 C1, कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड पार्ट C2 1 माइनस अल्फा, सेम लिखोगे, फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब आपका K इक्विलिब्रियम पे आएगा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा है, K इक्विलिब्रियम आप लिखोगे ना, तो C2 अल्फा बाय N लिखोगे डिवाइडेड बाय C2 1 माइनस अल्फा की पावर N लिखोगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनता है, इसको आप लोग लर्न कर लेना। इसको और ज़्यादा हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर लाते हैं तो आपका K डैश जो निकलता है, ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अल्फा, तो आ जाता है आपका K बाय कांस्टेंट यानी C1 बाय C2 की 1 बाय, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, लर्न करने वाला है, ठीक है। सो आप देखो ये सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं। वैल्यू ऑफ N हेल्प इन फाइंडिंग, जो भी हमें करना है ट्राइमरिक और पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो नाउ डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ N। दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं जिसको इलिस्ट्रेट करेगा, मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। इक्वेशन 2.21 है, इंटीग्रल वैल्यू विद 1 एंड अबव गिवन टू N, तो आपको K जो है वो मिल जाएगा। ग्राफिकल मेथड है, जहाँ पे आप ग्राफिकल से करोगे तो C1 की वैल्यू जो है ना आपका K डैश C2 1 की पावर N है। दोनों तरफ आप लॉगरिथम ले लो, तो log C1 log K डैश एंड 1 अपॉन N log C2, ठीक है। log C1 1 अपॉन N log C2 प्लस log K, ठीक है। ये log लेने पे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से आप लगाते हो, तो आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। K एंड K डैश को फिर इस तरीके से स्लोप से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये आपका log K डैश का बन रहा है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो C1 एंड C2 देखना है, ठीक है। तो जैसे आपको C1 एंड C2 मिलेगा, कैलकुलेट कर लोगे C1 बाय C2, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको एक बार ही देख लेना किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन देखना है, तो लाओ कहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट इज क्वाइट यूजफुल नंबर ऑफ वेज में। तो एप्लीकेशन का है डिस्ट्रीब्यूशन एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन के बीच में पढ़ने के लिए आपका होता है। एसिटिक और बेंजोइक एसिड डाइमर इन बेंजीन बनाता है। अगर सॉल्यूट डिसोशिएट होता है एक ऑफ द सॉल्वेंट में, ठीक है, वन ऑफ द सॉल्वेंट में, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पता चलता है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन पता चलता है, और आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो आपका कई सारी प्रॉब्लम में आता है, लाइक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इसमें आता है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कैसे यूज़ होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज बोथ, लेबोरेटरी में भी हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी यूज़ करते हैं, कई सारे प्रोसेस में। इसमें हम क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली। कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे आप? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के, या फिर दोनों लेयर्स को शेक करके, या फिर फाइनली आप क्या करोगे, डिस्टिलिंग ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रिकवर द सेपरेट कंपाउंड। फिर आप क्या करो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को निकाल पा रहे हो और एक सेपरेट कंपाउंड बना पा रहे हो। तो इस प्रोसेस में आपका इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइप में एक्सट्रैक्शन करते हो तो कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस लेयर में आप लिखोगे कंसंट्रेशन W1/V। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिखोगे W माइनस W1। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लिखते हो ना तो W/-1 डिवाइडेड बाई लिखते हो। एक के लिए लिख रहे हो, एक्वस लेयर के लिए, ऑर्गेनिक के लिए लिख रहे हो, तब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हो जाएगा के। तो आपका एक्सप्रेशन कैसे होगा? सेम होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड एक्वस लेयर डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक लेयर। एक्वस लेयर में ये है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे KW-W एंड W1V, KW-V आपने इसको ले लिया, W-1 इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, KW-W1 एंड दिस, तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा W1 की वैल्यू, ठीक है, W की वैल्यू। जब आप सेकंड एक्सट्रैक्शन करते हो, यानी कि सेकंड एक्सट्रैक्शन में आप कह रहे हो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अनएक्सट्रैक्ट करो, तो W2 जो होगा वो इस तरीके से आपका स्क्वायर लग जाएगा। एन एक्सट्रैक्शन यानी कई सारे एक्सट्रैक्शन कर देते हो जनरली, तो कई सारे अनएक्सपेक्टेड आफ्टर एन एक्सट्रैक्शन, तो आपका WN लग जाएगा बस यहाँ पे, और पावर में 2 की जगह N लग जाएगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ किसमें, एप्लीकेशन में, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो हमने किया, यानी सॉल्वेंट को आप एक्वस लेयर से और उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करो। ऑफन वी हैव टू रिकवर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन से हम इस एक्सट्रैक्शन मेथड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिकवर कर सकते हैं, या फिर डिसल्वाइजेशन ऑफ अरेंजिन-टी-फेरस लेड की जगह कर सकते हैं। अरेंजिन-फेरस गैलेना कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर होता है, जो कि हम क्वाइट इकोनॉमिकली बाय पार्क्स प्रोसेस से करते हैं। पार्क्स प्रोसेस में क्या होता है, आपका मोल्टन जिंक को हम यूज़ करते हैं ताकि सिल्वर को अलग कर पाएँ उसके मोल्टन अर्जेंटी-फेरस लेड से। ये इमिसिबल होता है मोल्टन लेड में, ठीक है, इमिसिबल होता है मोल्टन लेड में। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो होगा सिल्वर एंड बिटवीन मोल्टन जिंक के लिए,
वो आपका 103 केल्विन पे होगा। तो व्हेन मोल्टन जिंक को ऐड करोगे मोल्टन अर्जेंटीफेरस लेड में, तो क्या होगा, होल सिल्वर जो होगा वो पासिज इनटू मोल्टन जिंक लेयर में चला जाएगा। कूल करोगे तो ZnAg वाला अलॉय बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड लेयर कैन बी रिमूव हो सकता है। जिंक जो है वोलेटाइल है आपका, ये भी सिल्वर से बाय डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर में आपका ये इतना ही था। इंपॉर्टेंट जो था वो आपका लेयर बनने वाला होता है, उसके अलावा मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, जो भी इसमें नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से भी समझा सकती हूँ। एंड आपकी वन शॉट भी मैं ले लूँगी जब आपके एग्ज़ाम होंगे नियर। तो जैसे जैसे टाइम होगा उस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले जो जून वाले आएंगे एग्ज़ाम, उसमें मैं होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा आपके लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जूनियर्स को भी शेयर कीजिए जो भी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि इग्नू में लटक जाते हैं केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा और फिजिक्स में ही लटकते हैं लोग। तो इसीलिए वो लोग अपना पास कर पाएँ, इसलिए मैं यहाँ पे मॉन्स्टर ऑफ सॉल्यूशन लेके आए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, इसके अलावा ठीक है क्या करना है यार, अभी तक तो यही करना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, लाइक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, या फिर क्या चाहिए, हाँ आपको सॉल्यूशन चाहिए, PYQ सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं विद लीस्ट प्राइजेज में। आप मुझे वन एंड ओनली @Miss Medico मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली 170 Miss Medico 170। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी एक पिक लगी हुई है तो आप उससे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं सारा करा ही रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इतनी मेहनत करूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है। सो प्लीज़ डू लेट सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलिए समरी आ चुकी है, तो यहाँ पे समरी को भी आप देख सकते हैं। टर्मिनल क्वेश्चंस हैं एंड देन उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे फेज इक्विलिब्रियम में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लैपेरॉन-क्लोसियस इक्वेशन, जो हमेशा आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी। ठीक है, एंड यहाँ पे काफ़ी है, गिब्स फेज रूल है एंड फेजेस है प्योर सब्सटेंस वाला। ठीक है, फेज डायग्राम, ठीक है, फेज डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन बनते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी इस चैप्टर में। तो कल आई होप ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला थर्ड चैप्टर हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। ठीक है, तो बाय बाय एंड गुड नाइट।